हेलो नमस्कार। राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये बात आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हम एक लंबे समय से, है ना, जियो पॉलिटिक्स में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को एक सिलसिलेवार क्रम से देख रहे हैं। आज की क्लास में हम इसी प्रकार के एक मुद्दे को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आप देखेंगे जियो पॉलिटिक्स का विश्व में जो ध्रुवीय व्यवस्था है वो 1991 में रशिया के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व हो गया था। यानी कुल मिला के आप समझने का ये प्रयास करें कि हमने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1945 से लेके 1991 अर्थात 1991 तक हमको विश्व में दो महाशक्तियां दिखती हैं। कितनी सुपर पावर दिखती हैं? विश्व में दो सुपर पावर दिखती हैं। एक दिखता है यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट, और एक दिखता है समाजवादियों का गुट, जिसका नेता था भूतपूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। लेकिन 1991 में रशिया का क्या हो गया? विघटन हो गया। और जैसे ही रशिया का विघटन हुआ तो उसके बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर शेष रहती है। उस सुपर पावर का नाम रहता है अमेरिका। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जियो पॉलिटिक्स में परिवर्तन होते हुए हमको दिखाई दिए हैं, और जैसे ही जियो पॉलिटिक्स में हमको परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पर 2011 के बाद से रशिया का विघटन तो हो गया, लेकिन भूतपूर्व सोवियत संघ की जो क्षमता थी, जो शक्तियां थीं, जो वर्चस्व था, वो वर्चस्व तो रशिया का शेष नहीं रहा, परंतु उसके बाद भी रशिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ। तो अच्छा, वर्ष 2000 के बाद से, यानी जब से पुतिन सत्ता में आए हैं वहां पर, उसके बाद से रशिया फिर से अपना वही पुराना आक्रामक रुख अपना रहा है। अच्छा, एक बात ये हो गई। तो कुल मिला के रशिया भी एक तरफ दोबारा से सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। 2011 के बाद से चाइना लगातार ग्रो कर रहा है। उसकी इकोनॉमी सेकंड बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड में, अमेरिका के बाद। तो अब एक नई सुपर पावर 2011 के बाद से हमको दिखती है चाइना। भारत अभी सुपर पावर नहीं है, बनने की प्रक्रिया में बहुत पिछड़ा हुआ है अभी। तो दुनिया में अब हमको यहाँ से विश्व एक नई व्यवस्था की ओर जाता हुआ दिख रहा है, जिसे हम फिर से मल्टीपोलर ग्लोबल सिस्टम के नाम से जान सकते हैं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से जान सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तीन ध्रुव हमको दिख रहे हैं। एक अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट है, एक रशिया का अपना अलग गुट है, एक चाइना का गुट है। क्योंकि रशिया और चाइना में थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री बननी शुरू हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इनके दोनों का कॉमन जो शत्रु है वो अमेरिका हमको दिख रहा है। अब भारत के सामने संकट एक उत्पन्न होता है कि सर, हम किस गुट की तरफ जाएं? क्या हम अमेरिका की तरफ झुकाव रखें अपना? तो अमेरिका, अभी आपने देखा टैरिफ वॉर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई भारत के अगेंस्ट, ये महोदय दिखे हमको। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, क्या हम हमारे पुराने मित्र पुतिन के पक्ष में जाएं, रूस के पक्ष में जाएं? तो आपने देखा अभी एक घटना ये घटी कि जो रशिया का एक पुराना मित्र था वेनेजुएला, अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके ले गया, रशिया बचा नहीं पाया। क्यूबा में संकट चल रहा है, उसको रशिया बचा नहीं पाया। तो जब इतनी सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये है कि साथियों, रशिया का वो क्षमता, वो उसका कौशल नहीं बचा है जो 1991 से पहले था। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि क्या हम चाइना के गुट में जाते हुए दिखाई दें, चाइना के पास जाएं। तो भारत का जो मुख्य शत्रु है वो तो चाइना है, और भारत के बिल्कुल सीमा लगी हुई है चाइना से। तो चाइना के पक्ष में जाना, क्योंकि हमारे खुद सीमाई मुद्दे हैं इनके साथ, अगर इनके पक्ष में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा इनके साथ सीमाई मुद्दे बीच में आएंगे, तो इनके पास जाना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब भारत किस तरफ जाए? अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमको यहाँ पे ये दिखती है कि दुनिया में एक संगठनात्मक क्षमता को लेकर के बड़ी बात चलती है। अलग अलग संगठन बना रखे हैं, इन संगठनों के माध्यम से लोग अपने अपने ग्रुप को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, अपने अपने गुट को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमको एक नई चीज दिखाई पड़ती है साथियों। वो नई चीज क्या दिखती है? तो वो नई चीज हमको दिखती है कि सर, यहां से आपको नई चीज दिखती है। उस नई चीज को बोलेंगे कि एक बहुत सारे संगठन है हमारे पास। एक संगठन है हमारे पास ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन इन कुल मिला के इन देशों का मुख्यतः यही उसके
फाउंडर कंट्रीज थे, इनसे मिलाकर के एक संगठन बनाया। बाद में धीरे धीरे इसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। मतलब 3 सुपर पावर में से 2 रशिया और चाइना इसमें है। जो भारत, जिनमें से सेलेक्ट करना है वो भारत है, भारत भी इसमें है। इस साल कहने का मतलब मेरा यह है कि ब्रिक्स की जो बैठक होने वाली है, हर साल अलग अलग देशों में होती है। तो जब ब्रिक्स की बैठक होती है तो तीनों देश आपस में भी मिलते हैं। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं इस समय के, व्लादिमीर पुतिन साहब, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया, चाइना और रशिया, इन तीनों को मिलाकर के हम एक बड़ा गुट, एक बड़ी ग्लोबल पावर बना दें, जिसे RIC के नाम से जाना जाएगा। ये पुतिन का सपना है। इनका कहना है, पुतिन महोदय का, कि अगर हम ये RIC बना लेते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम सीधा सीधा अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अकेला अमेरिका को काउंटर करने की क्षमता रशिया में भी नहीं है वर्तमान में, चाइना में भी नहीं है और इंडिया में तो है ही नहीं है। लेकिन चूंकि भारत अपना गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर के प्रारंभ से ही आगे बढ़ रहा है, आज़ादी के बाद से ही हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, नाम का हमने फॉर्मेशन किया, हमने अलग अलग मुद्दों पर रशिया का भी विरोध किया, अमेरिका का भी विरोध किया, चाइना का तो करते ही हैं। तो जब ये सारे मुद्दे निकल करके सामने आते हैं तो इसका मतलब हमको ये दिखाई देता है कि यहाँ पे भारत सैन्य गठबंधन से दूर रहता है। नाटो बना, भारत उसमें कभी शामिल नहीं हुआ, रशिया के खिलाफ था वो। तो जितने सैन्य गठबंधन होते हैं, भारत उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि अगर हम इसको सैन्य RIC जो बन रहा है, इसको हम सैन्य गठबंधन ना बना करके एक सिविल संगठन बना लें, एक वैश्विक समृद्धि का संगठन अगर बना लें, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं तो हमारे पास भारत के समय एक दुविधा निकल के आती है, जिसे हम मॉरल डायलेमा कह सकते हैं, है ना। क्या आती है कि अमेरिका, चीन और रूस के बीच फंसा नहीं है भारत, मतलब भारत अपने रास्ते निकालता है। ये हमारे पास दुविधा तो है कि हम तीनों में से किसके साथ जाएं, तो तीनों के बीच फंसा नहीं, लेकिन निकालने की कोशिश हम भारत को करते हैं कि एक न्यूट्रल वे में हम, मतलब बाकी 2 भी नाराज ना हो और तीसरा भी हमारा समर्थक बना रहे। तो यहाँ पे भारत बना रहा है अपनी नई जियोपॉलिटिकल रणनीति। हम एक नई वैश्विक रणनीति की तरफ आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत अमेरिका के साथ है, रूस के साथ है या फिर चीन के साथ है, अपना किस तरफ स्टैंड भारत क्लियर करता है। इसका सही जवाब है, भारत किसी एक कैंप का हिस्सा बनने के बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट, कि अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका के साथ होंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, रशिया के साथ होंगे तो उनके साथ जाएंगे, चाइना के साथ होंगे तो उनके साथ जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भारत केवल नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए किसी भी देश के साथ अपने समझौते, शांति समझौतों को अंजाम दे सकता है। तो कुल मिला के ये कि हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट पहले हैं, न रशिया पहले है, न चाइना पहले है, न अमेरिका पहले है। जो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी पे है तो वो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट। इसमें अमेरिका के साथ जाएंगे तो अभी हमारे अमेरिका के साथ हम कितने पास हैं उनके साथ। अमेरिका कुछ गठबंधनों का, कुछ संगठनों का नेतृत्व करता है, भारत उनका मेंबर है, जैसे क्वाड, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसमें 4 देश हैं। इन चारों देशों का जो मुख्य नेतृत्व करता सबसे बड़ी सुपर पावर है वो अमेरिका है, तो भारत क्वाड का मेंबर है। भारत टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के लिए, इनोवेशन के लिए बड़े स्तर पे अमेरिका पे डिपेंड करता है। डिफेंस कॉपरेशन हमारा अमेरिका से हो रखा है, रक्षा सहयोग हम बड़े स्तर पे करते हैं। 2+2 जो वार्ता होती है, 2+2 जो डायलॉग होता है वो हमारा अमेरिका के साथ है। और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो बहुत हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए हम बड़े स्तर पे अमेरिका पे डिपेंड हैं। रशिया के साथ हमारा कोई कोऑर्डिनेशन है क्या? बिल्कुल है। डिफेंस सेक्टर हमारा बड़े स्तर पे रशिया पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आप देखिए, हमारे कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो विद द हेल्प ऑफ रशिया भारत में स्टेब्लिश किया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी के कॉपरेशन के लिए भारत के साथ हैं हम। और एनर्जी लाइक ऑयल, लाइक गैस, इनके लिए हम डिपेंड करते हैं किस पे? और रशिया पे। चीन के साथ हमारा क्या मुद्दा है, चीन के साथ हमारे कैसे टर्म्स हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, उसके बाद भी लगातार हम चाइना से कम्युनिकेशन में हैं, लगातार हमारी वार्ताएं उससे होती हैं। क्यों? दोनों के इंटरेस्ट सधे हुए हैं, दोनों का ट्रेड एक दूसरे पर डिपेंड करता है। भारत बड़े स्तर पे चाइना से इंपोर्ट करता है, तो हमारी भी जरूरत है, उनको तो पैसे का फायदा हो ही रहा है, जरूरतें हमारी भी फुलफिल होती हैं, कम कीमत पर बेहतर सामान हमको मिल पाता है।
डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, लगातार हमारी रणनीतिक वार्ताएं चाइना से होती हैं, कूटनीतिक वार्ताएं चाइना से होती हैं, सीमाई मुद्दों को सुलझाने का हम प्रयास करते हैं। आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सीमाई मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए 2004-5-6 के दशक में टाइम पे चाइना पहले सिक्किम को अपना मानता था, तो 2004-5-6 में अटल बिहारी जी के टाइम पे या मनमोहन सिंह के टाइम पे आप देखेंगे चाइना ने सिक्किम को भारत का मान लिया, बदले में भारत ने तिब्बत को चाइना का मान लिया। तो ये हम लगातार कूटनीतिक वार्ताएं भी करते रहते हैं। आर्थिक और व्यापारिक स्तर हैं, भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेड हमारा पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है, वो कौन है? चाइना है। अमेरिका के बाद चाइना है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यहाँ पे बातचीत जरूरी है, ये हम अच्छे से समझते हैं, चाइना भी समझता है, क्योंकि भाई एशिया में सुपर पावर चाइना है, इसके बाद भारत का नंबर आता है। तो कुल मिला के अपने अपने मुद्दे, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सब देखते हैं, तो भारत भी उन्हीं नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, मुद्दा आधारित साझेदारी होगी, संतुलित विदेश नीति अपनाएंगे और स्वतंत्र रणनीतिक सोच को लेकर के हम क्या बढ़ेंगे साथियों? आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा कुल मिला के हमारे सामने दिखता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको दिख रही हैं। 2000 ये मुद्दा अब नया क्यों आया कि हम किसको चुनेंगे? क्योंकि ब्रिक्स मैंने संगठन बताया, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। ये जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस वर्ष 2026 के लिए। ब्रिक्स में अमेरिका नहीं है, तो मतलब व्लादिमीर पुतिन और चाइना वाले शी जिनपिंग, ये दोनों इस समय भारत की यात्रा पे अगले महीने सितंबर में आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कोई रणनीतिक वार्ताएं भी होंगी। वैश्विक जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाली चीजें भी यहाँ पे हमको दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे भारत का खुल करके कहना है कि हम राष्ट्रीय हितों को क्या रखेंगे? सर्वोपरि रखेंगे, अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को हम बनाए रखेंगे और ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत उभर रहा है। इस ब्रिक्स की मीटिंग से भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका को थोड़ी सी दिक्कत होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रणनीतिक सहयोग, इन चीजों पर प्रभाव पड़ सकता है। चीन पर असर पड़ सकता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। रशिया से और ज्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी या भारत खुद ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन का क्या कर रहा है? लीडरशिप कर रहा है। सबसे पहले समझिए भारत की समस्या क्या है। यहाँ पे भारत के सामने ये समस्या, धर्म संकट है, नैतिक दुविधा है कि अमेरिका के पक्ष में जाएं, कि चाइना के पक्ष में जाएं, कि रशिया के पक्ष में जाएं। क्योंकि अमेरिका पे हम टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंड करते हैं। किस पे? अमेरिका पे। आप देखिए अमेरिका ने भारतीय जो हमारी वस्तुएं हैं उन पे 18% तक टैरिफ लाने की बात की हुई है। ठीक है, भारत की ओर से अमेरिकी इंडस्ट्रियल तथा कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने, उसे हटाने की बात सामने आई है। जो अभी ट्रेड हमारा समझौता होना है अमेरिका के साथ, उसके तहत इसके साथ आप देखेंगे। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। अमेरिकी सेनेटर ने रशिया रिलेटेड सैंक्शन लेजिस्लेशन को लेकर के दोबारा से चर्चा हुई है कि जो भी देश रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं उन पे और ज्यादा टैरिफ लगाया जाए। तो कुल मिला के अमेरिका के साथ भी हमारे कुछ मतभेद हैं, कुछ दिशाओं में क्या है? कोऑर्डिनेशन है। सेम कहानी हमको दिखती है भारत अमेरिका के साथ। पहले इसकी स्थिति क्या थी? टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, है ना, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक, चाइना, इन सबको बैलेंस करने के लिए अमेरिका को हमारी जरूरत होती थी। दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हमको दिखाई पड़ता था। लेकिन 2026 में बड़ा यहाँ पे बदलाव आया है। ट्रेड फ्रेमवर्क में हमको परिवर्तन दिखता है। भारत और अमेरिका ने एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की थी कि भैया ठीक ठाक मामला चल रहा है, हम एक जल्दी ही एक ट्रेड डील कर लेंगे। अमेरिका ने भारतीय गुड्स पर 18% टैरिफ कम मतलब 18% ला देंगे हम, जो बढ़ा हुआ है, मतलब टैरिफ कम करने की बात की थी। भारत की ओर से अमेरिकी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो प्रोडक्ट होंगे, जो फसलें होंगी, उनको भारत में टैरिफ कम करने की बात भी यहाँ पर सामने उठ करके आई थी। लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत वहीं फंस रही है दोबारा से कि रशिया से तेल लोगे तो भैया हम टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, रूस क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? आप देखिए भारत की मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं उन पर रशिया के लिए डिपेंड करते हैं। एनर्जी का बड़ा भाग रशिया से आता है हमारे पास। ऑयल, पूरा मुद्दा तो ऑयल का ही है। न्यूक्लियर एनर्जी, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रशिया के सहयोग से स्थापित है भारत में। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में रशिया का सहयोग रहा है। रक्षा भागीदारी में रशिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाइना की बात करते हैं। चाइना सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया? हमारे सीमाई विवाद चल रहे हैं, चाहे लद्दाख में हो, है ना। पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हमने 2024 में किया है, 2024 में भी 26 में भी बातचीत जारी है, और अलग अलग प्रकार की इससे हमारी समस्याएं हैं। आर्थिक साझेदारी हो रही है, व्यापारिक साझेदारी हो रही है। इस प्रकार की कुछ साझेदारी भी हमारी रशिया के साथ निकल करके
हमको दिखाई देती हैं। भारत अमेरिका के साथ है, लेकिन चाइना के खिलाफ अमेरिकी अलायंस का एक भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत सैन्य गठबंधनों से दूर रहने का साथियों क्या करता है, प्रयास करता है। मतलब कुल मिला के भारत खुद को स्वायत्त, है ना, बताने का प्रयास करता है कि हम सैनिक गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। अब आती है भारत की चाल कि भैया ब्रिक्स में हम कैसे चीजें कर रहे हैं। तो ब्रिक्स बोले एक सिविल संगठन है, एक नागरिक संगठन है जो शांति के लिए काम करता है, ये सैन्य गठबंधन नहीं है। तो इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता होनी है भारत में। ये क्या करता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग, तकनीकी का हस्तांतरण, सिक्योरिटी और मल्टीलेटरल फोरम्स पे काम करता है ब्रिक्स। इसलिए भारत इसका क्या है, मेंबर है, और इसकी अध्यक्षता इस साल होनी है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या भारत अमेरिका और रशिया दोनों को एक साथ खुश कर सकता था? हमने किया है अब तक भाई। 1947 में हम आज़ाद हुए, तब से लेके अब तक हम दोनों को बैलेंस करने का ही प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 2021 के बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं। खैर, हम दोनों को अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमको पता चलता है अमेरिका का भारत पे लगातार दबाव है कि आप रशिया से ऑयल परचेस नहीं करोगे। अगर आप रशिया से ऑयल परचेस करोगे तो आपको 100% टैरिफ दे देंगे और 500% टैरिफ लगा देंगे। ये दबाव भारत पे लगातार बन रहा है। अच्छा, चीन भारत के लिए भी खतरा है, ये हम जानते हैं, क्योंकि चीन की जो बड़े स्तर पर तो भारत से व्यापार करता है, यहाँ से पैसा चाइना जाता है। दूसरा, हमारे इनसे बाउंड्री डिस्प्यूट हैं। तीसरा, इनके साथ चाइना के साथ जो मेन दिक्कत हमारी दिखती है, वो मेन दिक्कत ये है कि इनसे हमारे जो मुद्दे हैं वो सुलझ नहीं पाते, और चाइना के साथ विश्वास का भाव हमको दिखाई नहीं देता। क्यों? नेहरू जी के समय भी यहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे लगे, और 1962 का फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसके बाद तो यहाँ पे भारत का हम कहें कि भारत की पावर क्या है, भारत कैसे दोनों देशों को, चाहे अमेरिका और रशिया को संतुलित कर जाता है कि भैया हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो दुनिया के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं हम, तो जो हमसे दोस्ती रखेगा उसका भारत उसका इंपोर्ट करेगा। डेमोग्राफी, भारत के पास बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम करती है, अलग अलग देशों में जाके काम करती है। ज्योग्राफी भारत की, इंडियन ओशियन में भारत से बड़ा कोई नहीं है। इंडियन ओशियन दुनिया का बड़ा रणनीतिक बिंदु है, ये भारत की पावर है। मिलिट्री कैपेसिटी, इंडो पैसिफिक में प्रमुख मिलिट्री हम कहें कि साझेदार भारत हो सकता है। टेक्नोलॉजी के मामले में अब धीरे धीरे उभर रहे हैं हम। डिप्लोमेसी भारत की बढ़िया रही है अब तक की, बहुत सारी सॉफ्ट पावर ठीक ठाक काम कर रही है। लेकिन क्या मल्टी एलिमेंट है ना के खतरे भी हमको दिख रहे हैं बहुत सारे। तो इसमें बहुत सारे खतरे दिखते हैं कि अमेरिका का जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इंडिया रशिया के बहुत करीब दिखाई देता है, तो अमेरिका को भारत पे शंका होने लगती है। पहला, दूसरा ये मुद्दा है। चाइना अगर इंडिया अमेरिका के बहुत करीब जाता है तो इससे रशिया को दिक्कत होने लग जाती है। रशिया चाइना इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो भारत को दिक्कत होने लग जाती है ना। भारत मॉस्को के साथ जाता है तो चाइना को दिक्कत होने लग जाती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, ये कुछ थोड़ी सी हम कहें एक वो है, ये पहेली टाइप की है कि ये उधर जाएगा तो इधर दिक्कत होगी, ये इधर जाएगा तो उधर दिक्कत होगी। इस प्रकार की पहेलियां से हमको दिखाई दे रही हैं। 2026 में ब्रिक्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों दिखाई देता है? तो आप देखेंगे ब्रिक्स की लीडरशिप एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम रशिया और चाइना और अमेरिका तीनों को क्या कर पाएं, कोऑर्डिनेट कर पाएं कि हम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं। हमको ये बताने का मौका मिलेगा, साथ में इतने बड़े संगठन की लीडरशिप करेंगे, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान और भारत की सॉफ्ट पावर जो होती है उसमें निश्चित रूप से ग्रोथ होगी। ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत को एक नई पहचान यहाँ से हमको मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें हमको दिखती हैं। अब भारत के पास क्या ऑप्शन है कि भारत अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों के साथ बैलेंसिंग की पॉलिसी को बना करके अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को, ये ब्रिक्स की बैठक हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हमको दिखाई देगी। तो क्या भारत इसका सार यही है कि हम अभी भी अमेरिका, रशिया या किसी देश के बीच में क्या है, फंसे हुए नहीं हैं। हम अपनी कूटनीति के माध्यम से निश्चित रूप से इस समस्या से भी क्या पालेंगे, पार पालेंगे। तो साथियों, इस मुद्दे को करते हैं हम यहीं पे खत्म। अगले सेशन में मिलेंगे इसी प्रकार के एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।